हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, प्रोबेबिलिटी चल रहा था हमारा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक कितना कंप्लीट हो गया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। और मैंने प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने इंडेफिनिट डेफिनेट का फंडा पढ़ाया था। इंडेफिनिट डेफिनेट का मैंने क्या पढ़ाया था, अगर दो या तीन इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर तुम्हें ध्यान हो गई। ओके, दूसरा बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तुम्हें ध्यान हो गई। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन। ओके, मींस बी ऑलरेडी हैज अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट बी के अकरेंस और नॉन अकरेंस का इवेंट ए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए विल बी कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर नो? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये तुम्हें ध्यान होगा, ठीक है ना। इसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चंस भी निकाले थे, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन निकालेंगे जिससे क्या तुम्हारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या फंडा आगे चले अपना। नेक्स्ट देखना, देखो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। लिखो इफ, नोट डाल के लिखते जाना, नोट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ complementary events of independent events will also be independent, will also be independent events. Okay, इंडिपेंडेंट इवेंट्स समझ में आया ना? कोई दिक्कत? कहना क्या चाहते हो? कहना मैं इतना चाहती हूं, इफ ए कैसा है, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ए डैश कैसा होगा, ए डैश या फिर ए बार या फिर ए सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कैसा आएगा, इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, बता सकते हो ना? ये कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सही है ना? ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करके लिख लूं, मैं क्या फर्क पड़ता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर और नॉट? देखते चलना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, ठीक है ना। ये देखो प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। बट दिस इज कितना, पी ए बार। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस पी बी, A and B are independent events. If यहाँ लिखना, if A and B are independent events, ठीक है ना। तो ये PB, तो ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। इज दैट क्लियर नॉट? यहां से क्या करो, PB कॉमन ले लो, PA बार प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहां पर कितना बच गया, -1 प्लस पी ए। ओके, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये पी ए वार माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस पी बी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी ए। ओके, दिस इज, ये कितना हो गया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए, इज दैट क्लियर नॉट? 1 माइनस पी ए क्या होगा, पी ए बार हो गया, तो कंप्लीट से पी ए बार बाहर को बना के ब्रैकेट से वर्क को बना के, तो 4 दिस प्लस 1 माइनस पी वी, समझ में आ गई बात? तो ये कितना हो गया, पी ए बार इंटू पी वी बार, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी? ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तुम्हें जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसका एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत होगी? उसका एक्सप्लेनेशन कैसे, देखो ध्यान से, इस स्टेटमेंट को मैं रफ कर रहा हूं, नहीं, इस स्टेटमेंट को मैं रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत होगी? हर एक स्टेटमेंट का यहाँ बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ प्रोबेबिलिटी में कुछ भी बोल दिया उसका रोल है। ये मैंने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, बट तुम्हें एक बात पता है, ये भी तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। वेन डायग्राम बना के देख सकते हो, राइट है कि नहीं? तो यानी कि इसका फंडा क्या है, ये इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है ना? ए और बी कैसी थी, इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब गिवन क्या था, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गिवन था क्या? इससे रिलेटेड एक इसकी जैसी डेफिनेशन लाके दे दी मैंने, किसके केस में, ए बार और बी बार के केस में, इवेंट ए बार एंड बी बार के केस में, ऐसी डेफिनेशन है क्या? इसका मतलब इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए बार एंड बी बार आल्सो बी इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट। इज दैट क्लियर नॉट? ये फंडा है, ठीक है ना? अरे ये समझ में नहीं आया कि ए बार यूनियन बी बार, ए यूनियन बी का बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार कैसे होता है? देखो ध्यान से, वेन डायग्राम बना दो, वेन डायग्राम बना दो, आता ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी इवेंट ए, ये बी, ठीक है ना? ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा कितना है, पूरा एस, ओके? तुम पहले क्या निकालोगे, ए बार, ए बार मतलब ए के अलावा रिमेनिंग सब कुछ क्या है, ए बार, ये कितना हो गया, ए बार, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट बी बार, बी बार मतलब बी को छोड़ के, बी कौन सा, ये वाला पार्ट छोड़ के, ठीक है ना? ए बार यूनियन बी बार, ए यूनियन बी का बार निकाल लो, ठीक है ना? तो ये आ गया बी बार। अब इसका यूनियन, तो यूनियन तो ये बच गया ओनली, सेट तो ये बच गया, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन, मतलब ये जो डैश डैश सेट है ना, ये जो डैश यूनियन निकाला है, यूनियन मतलब ये छोड़ा है मैंने, ठीक है ना? ओके, इसका मतलब ये क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, राइट है कि नहीं? ए बार ये पूरा रिमेनिंग दिस ओनली ए को छोड़ के, बी बार इसको छोड़ के, ये कितना है, बी, तो बी का बार आउट ऑफ दिस सर्कल, ए कितना है, ये, ऐसे समझ में नहीं है तो ऐसे समझो। देखो थोड़ा इससे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, मैं डैश लाइन से बता देता हूं, ये ए है तो ए बार आउट ऑफ दिस सर्कल आएगा, इस पॉइंट को मान लो, ठीक है ना? आउट ऑफ दिस सर्कल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और बी क्या है, बी बार क्या आएगा, बी बार देखो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो ये कितना आ गया, ए बार बी बार का केस। अच्छा, अब ए बार बी बार का केस आ गया, यूनियन ले रहे हो, तो यूनियन मतलब इस पार्ट को छोड़ के, यही तो छोड़ूंगा, ये क्या, ए और बी दोनों इसमें अवेलेबल, लेकिन मुझे पूछा है ए बार बी बार, मतलब ए बार नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, यूनियन लूंगा तो लेकिन बी बार तो चलेगा ना, बी बार मतलब ये आ गया क्या, और ए बार ये वाला पार्ट आ गया क्या, ठीक है ना? तो इस पार्ट को छोड़ के, ठीक है ना? लेकिन उल्टा चलो, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार बी बार का कॉमन लोगे, देखो ये है ए बार, इसको छोड़ के, ये है बी बार, इसको छोड़ के, ठीक है ना? तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा दोनों का, यही तो है, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो एक ही बात है ना, आइए तुम समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन देयर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आल्सो बी इंडिपेंडेंट इवेंट। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलना, ठीक है ना? नेक्स्ट नोट क्या है? नेक्स्ट नोट, नजर के सामने
नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन event out of an independent events, ठीक है ना। एटलीस्ट वाला फंडा पढ़ूंगा मैं, ओके। सारे के सारे कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहला मैं कर रहा हूं, पहला केस, इसमें पहला इसे लिखना है, इफ a1, a2 डॉट 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 an आर एन independent events of a random experiment, इसमें पहला केस मैं भूल लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पहला केस नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ none of the event a1, a2, डॉट 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 an, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब मैं वो हटा दूं कि 1 माइनस एटलीस्ट 1 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं क्या लिखूं, 1, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 1, मैं से हटा दिया कितना, कोई भी इवेंट ना हो, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 डॉट 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 यूनियन an, ये क्या आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट। तो एटलीस्ट 1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ओके। अब तुम जानते हो ये जो 1 माइनस पी है ना, इसको लिख सकते हो p a1 यूनियन a2 यूनियन a3 डॉट 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 यूनियन an, टोटल का वार, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अब ध्यान से देखो, ये जो टोटल का वार है ना, वार को इंडिविजुअल इवेंट पर लागू तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन an, ठीक है ना। वार लग जाएगा सारे इवेंट्स पर, ओके। बट a1 a2 a3 ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो देयर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, ओके। तो इंटरसेक्शन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 बार डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an बार। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट आउट ऑफ a1 a2 a3 डॉट 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 an, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर तुम्हें चाहिए एटलीस्ट 1 की, तो 1 माइनस दिस कर दो, ये यही तो आ गया ना, ये आ गया पूरा पूरा, ये आ गया कि यही तो आ गया, ये क्या आ गया, नन ऑफ देम। तुम्हें चाहिए एटलीस्ट 1, तो 1 माइनस ये कर दो, एटलीस्ट 1 आ जाएगी। समझ में आई थी बात? तो कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट लिखना, ये आ गया नन ऑफ देम, बी लिखना, बी स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 event एटलीस्ट 1 इवेंट आउट ऑफ a1, a2 डॉट 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 an। तुम क्या लिखोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ इवेंट इनटू ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं देखो फोर्थ फाइनल पॉइंट क्या ऐड कर रहा हूं, सी पॉइंट, सुनते चलना कि मैंने बोल दिया कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a3 की हो जाए, an की a3 की, एक पर्टिकुलर इवेंट की हो जाए और बाकी किसी की ना हो, ठीक है। तो देखना, probability of event E5 but not other event, okay।
समझ में आई बात? तो क्या करोगे, अदर इवेंट का नहीं होना चाहिए, मतलब पहले इवेंट का होना चाहिए क्या, फर्स्ट इवेंट का नहीं चलेगा, तो ए बार इंटू A2 बार इंटू A3 बार इंटू A4 बार, लेकिन फिफ्थ इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी पूछे, तो इंटू PA5, समझ में आया ना? नॉट ए ये है, लेकिन ये होना चाहिए, इट विल बी हैपन बट अगेन एंड डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN बार। इज दैट क्लियर? तो यहां इसको अंडरलाइन कर लेना, जिससे क्या तुम्हें समझ में आ जाए कि सर ने क्या करा है, ठीक है ना, आगे चल के दिक्कत ना होगी। ओके, अब लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके सारा फंडा समझ में आ जाए। ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट कुछ केस थे, तो जो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, राइट है कि नहीं? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ समझ में आया कि अगर कोई इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कोई इवेंट है, ठीक है ना, और इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। ये बात ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना? ओके, तो फटाफट से क्वेश्चन लिखो। कहाँ गया क्वेश्चन, फटाफट लिखो। लेट, क्वेश्चन क्या है, लेट A and B are two events such that probability of A union B var is equal to 1/6. Okay, comma, probability of A intersection B is equal to 1/4, and third, probability of A bar equal to 1/4. Okay, where A stands, where A dash stands, dash या बार एक ही मतलब है, A dash stands for the complement of the event A. The event A is the clear or not? Full stop. Then the events A and B are, then the events A and B are अब बताना है, ऑप्शन लिखो। A इवेंट, फर्स्ट ऑप्शन, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली समझते हो? इक्वली लाइकली मतलब दो इवेंट है ए एंड बी, दोनों का एक ये ए डैश है, एक ही बात कर रहा है, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है सेम आना चाहिए फ्रॉम सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था दो इवेंट है, तुम जैसे डाइस फेंक रहे हो, इवेंट ए बोला है कि ऑड नंबर है, इवेंट बी अपीयरिंग एंड इवन नंबर, तो दोनों ऑड नंबर और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 3/6। इज दैट क्लियर नॉट? तो दोनों इवेंट कैसे हैं, इन इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे ही मैं कॉइन फेंक रहा हूं, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दोनों इवेंट कैसे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। बी ऑप्शन इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली। ओके, सी म्यूचुअली exclusive and independent D equally likely but not independent अब देखो इसमें एक ऑप्शन जो है ना तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है रॉन्ग है, क्योंकि उसका आंसर क्वेश्चन में गिवन है, राइट है कि नहीं? कैसे? तुमने देखो सी ऑप्शन देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 0। यहां पर ये फंडा होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कितना, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
should be zero, must be zero, not should be, must be zero, then the both the events will be mutually exclusive events. But in this case, probability of A intersection B is given 1/4. Is that clear or not? So A and B events are not mutually exclusive events. तो आगे तुम्हें इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है ना? ओके, P A इंटरसेक्शन B कितना 1/4 ही है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो? ओके, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आना चाहिए? ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए। अब देखते हैं ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं। तो पहली बात तो ए यूनियन बी बार गिवन है, तुम देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार कितना गिवन है? 1/6, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है? 1/6। इसका मतलब तो यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो ये निकालता है। तो ध्यान से 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कैलकुलेशन में आती होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 5/6, ठीक है ना? कोई दिक्कत? फंडा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का लगा दो, कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोला ऐसे लगाने से क्या क्या फायदा होगा तुम्हें? मैंने कहा फायदा होगा तुम्हें, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए बार गिवन है, ए निकाल लूंगा मैं, लेकिन बी नहीं गिवन, तो बी में यहां से निकाल दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है? 1/4, तो माइनस 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इज 1/4, so the probability of event A will be 3/4, 1 minus 1/4, so this is will be 3/4 is equal to कितना? 5/6, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ओके, तो अभी इस क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो समझने की कोशिश कर लो। तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये कितना आ गया? 3/4 माइनस 1/4 विल बी 2/4, 2/4 मतलब 1/2 इज इक्वल टू कितना? 5/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 5/6 माइनस 1/2, एलसीएम कितना है? 6, तो 5 माइनस 3 ओके, तो कितना आ गया? 2/6 मतलब 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। देखो इसको, देखो पहली बात तो इक्वली लाइकली इवेंट है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना? 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना? 1/3। क्या दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? दीज आर नॉट इक्वल, तो बट नॉट इक्वल तो इसमें एक ऑप्शन है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट तो है नहीं, दो ऑप्शन कट गए, तीसरा ये भी कट गया इक्वली लाइकली इवेंट। तो सर रॉन्ग स्टेटमेंट तुमने कट कर दी तो बच गया अकेले, ठीक है ना? तो आगे तुम अगर एग्जाम में दे रहे हो जेईई मेन एडवांस में, तो आगे तुम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली करेक्ट ही बच गया। एक तो करेक्ट होगा ही होगा, सिंगल करेक्ट टाइप में, ठीक है ना? तो फिर भी चाहो तो करो। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये है कितना? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 3/4, बी कितना है? 1/3, करेक्ट भी है, 1/4 आ रहा है, ठीक है ना? सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बाकी अदर 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इज दैट क्लियर नॉट? आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगर तुमने रॉन्ग स्टेटमेंट पता कर लिया तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? यह भी एक बड़ी बात अपने आप में। ऑलराइट, आगे चलते, ठीक है ना? आई थिंक ऑल क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये जेईई मेन में आया हुआ है। जेईई मेन अप्रैल 2019 तक ओनली एक ही जेईई मेन होता था। नहीं, हाँ 2019 में 2 थे, ठीक है ना? जो पहला जो सेशन जिसमें 2 जेईई मेन किए, जनवरी और अप्रैल, तो ये पहला जेईई मेन का एग्जाम है 2 अप्रैल का, जिसमें 2 पार्ट हो गए, एक जनवरी एक अप्रैल। तो अप्रैल वाले एग्जाम का है, तो लिख लेना जेईई मेन 2019 अप्रैल, ठीक है ना? ये जरूर डाल लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पता चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया सब। 4 पर्सन कैन हिट, 4 पर्सन, 4 मतलब 4, 4 मतलब के लिए नहीं, 4 पर्सन्स कैन हिट
can hit a target correctly with probabilities correctly with probabilities 1/2, 1/3, 1/4 and 1/8. ओके, अब आगे चलो क्वेश्चन। रेस्पेक्टिवली, यहां लिखना रेस्पेक्टिवली, मतलब हर एक बंदे की प्रोबेबिलिटी है, मतलब हर एक बंदा जो टारगेट को हिट कर सकता है, हर एक की कितना 1/2, 1/3, 1/4, 1/4। ओके, इफ ऑल हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ना वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट है नहीं? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फंडा अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यानी कि इसकी 1/2 है तो इसकी इस प्रोबेबिलिटी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी 1/3 रहने वाली हिट करने की। then the probability that the probability that the target would be hit is A option 25/192, B option 7/32, C 1/192 and D 25/32। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टारगेट हिट हो जाना चाहिए और सारे के सारे प्रोबेबिलिटी कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट, सारे के सारे इवेंट कैसे हैं, जैसे 4 इवेंट, इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट करने की इवेंट बी, मतलब समझ में आया ना? तो यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब मुझे क्या चाहिए, टारगेट हिट हो जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, टारगेट हिट कब नहीं होगा, जब कोई भी मतलब हिट ना कर पाए, मतलब चारों में से एक भी हिट ना कर पाए तब टारगेट हिट नहीं होगा। लेकिन एक ने भी हिट कर दिया तो टारगेट हिट हो गया। क्या सपोज करो ए ने हिट कर दिया बट इन्होंने हिट नहीं किया, टारगेट हिट हुआ। चलो ए और बी ने हिट किया लेकिन इन दोनों ने हिट नहीं किया तो टारगेट फिर भी हिट हुआ। मुझे ओनली हिट की पूछा, ये नहीं पूछा कितने बंदों ने हिट किए। सपोज करो 3 ने हिट कर दिया लेकिन इस बंदे ने हिट नहीं कर पाया, तब भी टारगेट हुआ। और एज्यूम करो चारों बंदों ने हिट कर दिया, तब भी टारगेट हो गया। अब इसने क्या बोला, तो समझना क्वेश्चन ये पूछ रहा है टारगेट हिट हो जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट या फिर कम से कम एक बंदा टारगेट को हिट कर देना चाहिए। एटलीस्ट 1 पर्सन मस्ट बी हिट द टारगेट। तो मैं एटलीस्ट कैसे निकालूं, मैंने कि एटलीस्ट के लिए काम करो कि 1 में से वो कर दो जिसमें कोई भी हिट ना कर पाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोई भी टारगेट को हिट ना कर पाए, ठीक है ना? कोई भी टारगेट को हिट ना करे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हिट द टारगेट ऑफ ए बी सी डी। समझ में आ गया आपको, राइट है नहीं? कोई भी हिट ना कर पाए। अगर टोटल में से एटलीस्ट कोई भी ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी घटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो बच गया एटलीस्ट 1 के प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका बाद नहीं सही है ना? क्या किया मैंने, नन हिट द टारगेट। ओके सही है ना, ये सही है। ओके अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी आर इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखो ये इंटरसेक्शन, ध्यान से देखो ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट, तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो जाए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ओके सो आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये ए है 1/2 तो ए बार कितना आएगा ए के ना होने नॉट इवेंट ए कितना 1/2 1 माइनस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 1/3 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बी कितना 2/3 1 माइनस 1/3 कितना 2/3 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज 1/4 then probability of not event C will be 3/4 okay if probability of event D is 1/8 then probability of not D will be 7/8 okay so 3 से 3 गया 2 से 2 गया कितना आया आंसर आया 1 minus 7/32 so answer will be 25/32 is that clear or not D option is the correct answer okay I hope तुम समझ में आ गया what the question mind ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो पकड़ो ठीक है ना। देखो यहाँ पीएनसी का कोई लोचा नहीं चला, समझ में एक बात समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब तुमसे पूछ रहा है तो मैक्सिमम इन जनरल पीएनसी का यहाँ कोई रोल नहीं होगा ठीक है ना। और स्टार्टिंग में जब जैसे मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था कि हाँ भाई फेवरेबल केस डिवाइड बाई आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम, वहां मैंने पीएनसी का मतलब फंडा लगाया था, लेकिन यहाँ पीएनसी का इतना फंडा यूज नहीं हो रहा। तुमने देखा होगा जब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट स्टार्ट किया है I will not any use concept of I didn't use any concept of किसका फंडा पीएनसी का ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना। तुम्हारे लिए मैं एक जानकारी दे दूं जेई मैन 2016 का है, जेई मैन 2016 उस समय एक ही जेई मैन होता था ठीक है ना। जेई मैन 2016 मेन ओके मेंस समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब देखो इसको कैसे करना है क्वेश्चन देखना ध्यान से। लेट टू फेयर सिक्स फेस्ड डाइस ए एंड बी थ्रोन साइमल्टेनियसली ठीक है ना। अब देखो इवेंट ई ये तो हो गया दो डाइस फेंके ए और बी इनका नाम है। इफ इवन इज द इवेंट दैट डाई ए shows up 4 मतलब इवेंट क्या है कि डाई ए पे कितना आना चाहिए 4 ओके। एंड E2 इवेंट क्या बोला E2 इज द इवेंट that B shows up die B shows up 2 ठीक है ना। एंड एक इवेंट और है E3 is the event E3 is the event that the sum of numbers on both the dice is odd okay ठीक है ना। then which of the statement is not true which of the statement is not true okay। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पहला even and E2 are independent समझ में आ गया।
independent. B, E1, E2 and E3, E1, E2 and E3 क्या बोला है? इंडिपेंडेंट. C, E1 and E3, E1 and E3 कैसा बोला? इंडिपेंडेंट. एंड D, E2 and E3 इंडिपेंडेंट. ओके, तो समझ में आ चुका होगा तुम्हें. E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, यहां पर तीनों का इंटरसेक्शन निकालो, दो का इंटरसेक्शन. ओके, तो फंडा बहुत सिंपल है. तुमने अगर इवेंट E1 निकाल दिया तो बात जम जाएगी. देखो ध्यान से, E1 का केस क्या बोल रहा है. E1 जो है ना, E1 यही फंडा होगा. देखो फर्स्ट डाइस पे कितना आना चाहिए? 4. बाकी सेकंड डाइस पे क्या आ रहा है मुझे नहीं पता. तो फर्स्ट डाइस पे 4, बाकी सेकंड डाइस पे 4 से 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है. 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. समझ में आ गई बात? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 बोलो कितना आया? तुमने बोला 1/6. अरे नहीं समझ में आया. 6/36. 36 कैसे है? दो डाइस को एक साथ फेंक रहा हूं साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम पॉसिबल 36 है. बट फॉर इवेंट E1 देयर आर 6 फेसेस. ओके, सो E2 के लिए, अब E2 के लिए उसने बोला सेकंड डाइस पे कितना चाहिए? 2 आना चाहिए सेकंड डाइस पे. सेकंड डाइस मतलब B डाइस पे. तो पहली बार कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पे कुछ भी हो सकता है. 1 से 2 2 2. ओके, 2 3 2 4 2 5. ठीक है ना. और कौन सा? 2 6. समझ में आ गई बात? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना आ गया? ये भी 1/6. बैठेगा नहीं? कोई दिक्कत? ओहो, 4 1 4 2. बैठेगा नहीं? क्या फंडा बच गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. हाँ, ये है सोर्स. A dice shows of 4 and E2 dice shows of E2 is the event shows of 2. ओके, ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना आ गया? 1/6. ठीक है. अब E1 इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालूंगा? E1 इंटरसेक्शन E2 इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं. देखो E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब फर्स्ट डाइस पे कितना आ जाए? 4. सेकंड डाइस पे कितना आ जाए? 6. अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया क्या? फर्स्ट डाइस पे कितना आ जाए? 4. ये 3 आएगा ना, 3 2. ओहो, ये तभी मैं गलती क्या कर रहा हूं. ये 4 2. ये कितना आ गया? बोलो ध्यान से. ये 5 2. ओके, और ये कितना आ गया? ये बोलो ध्यान से. 5 6 2. समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी, एक बात बताओ, E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है? ओनली एक ही केस है. फर्स्ट पे 4, सेकंड पे कितना? 2. तो 4 2. समझ में आ गई बात? सेकंड है. तो E1 इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आएगा? फेवरेट आउटकम कितना? 1. टोटल आउटकम 36. 1/36. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं? बोलो ध्यान से. समझ में आ गया? ये 1/6 1/6 1/6 इंटू 1/6 1/36. तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट आ गया. मुझे रॉन्ग बताना है. लेकिन अच्छा, एक काम करो, एक बार E3 इवेंट को निकाल दो तो बात जम जाएगी. E3 इवेंट क्या है? E3 इवेंट क्या है? जो डाइस शो कर रहे हैं ना, उनका सम कितना आना चाहिए? 1 में ऑड आना चाहिए. अब ऑड सम कैसे आएगा? ऑड सम आएगा या तो एक डाइस पे कितना होना चाहिए? एक डाइस पे ऑड, एक डाइस पे इवन. समझ में ना? सुनना मेरी बात. एक डाइस पे कितना ऑड और एक डाइस पे कितना इवन. अगर दोनों डाइस पे ऑड आ गए नंबर तो सम कितना आएगा? इवन. अगर दोनों डाइस पे इवन आ गए तो सम ऑफ नंबर विल बी इवन. तो मुझे फंडा क्या आ गया? एक डाइस पर ऑड, एक डाइस पर इवन. तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 36. तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम इन E3 केस, सम कितना? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ बोथ द नंबर्स, बोथ द फेसेस, बोथ द डाइस
E1 एंड E2 कितना ऑड। अब देखो ऑड में 1 से लेके 36 तक हाफ नंबर ऑड होते, तो हाफ नंबर क्या होते हैं E1। इज दैट क्लियर हो? ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ दोनों फेसेस का सम कितना चाहिए ऑड। तो ऑड के फेसेस कितने 18 नॉट। अब इसमें तो लिखने जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो यहां मैं कितना लिखूं 18। समझ में आ गया। तो मुझे एक बात प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 1/2 आएगा। राइट। तो मुझे पहली बात तो ये होता, अब तुम क्या निकालना है तुम्हें, पहला E1 इंटरसेक्शन E3, E2 इंटरसेक्शन E3 और इन सबका इंटरसेक्शन। राइट। एक बार मैं इसको रफ कर दूं, ये तुम समझ में आ गया हो। राइट। ऑड फेस कैसा आया समझ में आना चाहिए। देखो दोनों डाइस पर अगर E1 आ गया तो सम कितना आएगा E1, दोनों डाइस पर अगर ऑड आ गया तो सम कितना आएगा E1। मुझे ओनली ऑड चाहिए। ऑड मतलब कैसे आएगा कि एक डाइस पर ऑड हो, एक डाइस पे E1 हो। तो ऐसे फेसेस मेरे पास 36 होंगे। ऐसे आउटकम पॉसिबल। तो पहले निकालो E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो। E1 इंटरसेक्शन E2 क्यों, ये वाला फंडा करना है इंडिपेंडेंट। अब E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब E1 इंटरसेक्शन E3। पहले डाइस पर 4 आए, समझ में आया, फर्स्ट डाइस पर 4। तो सेकंड डाइस पर क्या चाहिए तुम्हें, इंटरसेक्शन E3 निकालो। सेकंड डाइस पर क्या चाहिए तुम्हें, अब 2 नहीं चाहिए, सम क्या आना चाहिए ऑड। तो ऑड आना चाहिए, तो उसके लिए या तो ऑड नंबर है तभी पॉसिबल है। 4 3 और 4 5 यही पॉसिबल आउटकम है क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटरसेक्शन E3 कितना आ गया बता सकते हो। तुम बोलोगे 3, टोटल फेसेस 36, कितना आ गया 1/12। ओके। अच्छा एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 निकाल दो, E3 निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E3 कितने आ रहे, ये कितना है 1/6 और ये कितना है 1/2, 1/12 आ रहा है। तो यानी कि E1 कितना 1/6 यहां से आया था, और ये कितना है 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई 1/12, मतलब ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है सी स्टेटमेंट। तो ये भी अच्छा, सी के बाद डी भी करेक्ट आएगा, डी भी करेक्ट ही आएगा। कैसे, नंबर ऑफ E3 E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब अब की बात तुम्हें पता चल गया सेकंड डाइस पे कितना है 2, लेकिन फर्स्ट डाइस पे ऑड आना चाहिए क्योंकि तभी सम कितना आएगा ऑड। 2 कितना 3 और 2 5, सॉरी 5 2, यही केसेस पॉसिबल है क्या। तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और E3 की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये तो मैं करने की जरूरत है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, बी की देखिए। बी मेरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे करेक्ट होगा, मैं तुमसे बोलूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कितना है, तुम बोलोगे 0। बोला 0 कैसे, अरे सर कैसे पॉसिबल है। अब की बार सर E1 पर 4 है, E2 पर कितना है 2 है, E2 पे 4 है, पहले डाइस पर 4 है, सेकंड डाइस पर 2 है, और सम कितना होना चाहिए ऑड होना चाहिए। कैसे पॉसिबल, इज दैट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मेरे लाल, नहीं समझ पाए। फर्स्ट डाइस पर कितना 4, सेकंड डाइस पर 2 आना चाहिए, दोनों का सम भी कितना आना चाहिए 0 आना, सॉरी सम कितना आना चाहिए ऑड नंबर आना चाहिए। 2 और 4 का सम तो ऑड नंबर कभी पॉसिबल नहीं, हमने तो नहीं देखा, तुमने देखा मुझे पता नहीं, ठीक है ना। तो 0 आ गया कि नहीं। अच्छा एक बार ये भी फंडा देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज कितना 1/6, दिस इज 1/6, दिस इज 1/3, सॉरी 1/2, so their product will not be 0, so this statement is wrong, so हमें wrong statement चाहिए, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अपना समझ में आ गया क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन 1, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का ध्यान रखना, फंडा कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट पूछा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब इंटरसेक्शन निकालो और प्रोडक्ट निकालो, ठीक है ना, इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट निकालो, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना कैसे क्वेश्चन चेंज होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, तो बढ़िया क्वेश्चन तो बढ़िया क्वेश्चन करते भी हैं। लिखो क्या, कौन सी एग्जाम में, कोई एग्जाम में नहीं है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, कुछ समझे इसका, इसका मतलब है इसका यूज होगा इसकी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट का, इसकी रेंज के बना 0 से 1, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट तो है नहीं, और 1 भी नहीं है, इसका मतलब श्योर इवेंट भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किसका आता है, श्योर इवेंट का, और 0 किसका आता है, इम्पॉसिबल इवेंट का। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B,
ठीक है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, देन ए ऑप्शन, देन बोलता है इसको, जब भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए ना देन और ऑप्शन दे दी, इसका मतलब सारे ऑप्शन तुम्हें चेक करने पड़ेंगे, और हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो, वैसे मैक्सिमम स्टेप क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप में आती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ एक कंसेप्ट का पकड़ना है इस क्वेश्चन में से, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी डैश। ओके, नेक्स्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो भाई कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ओके, एंड फाइनल वन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक बात बोलो, जिसने इस क्वेश्चन को ओनली, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ओनली 2 मिनट का मैक्सिमम 2 मिनट का क्वेश्चन, स्टार्टिंग के नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं में तो टाइम लगेगा नहीं, जो लगेगा यहाँ लगेगा। बोला कि पहले इसको पढ़ो, ये क्या कहना एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता कितना है, इसको पढ़ो, स्टडी करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ कितना गिवन है, इसकी जगह पर ये गिवन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ गई बात, इसका मतलब ये तो सर डेफिनेशन दे रहा है ए एंड बी कैसे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन, क्या पकड़ा, बी गिवन हो ना गिवन हो, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगी, तो यानी दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ फॉर दिस केस, इसका मतलब कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, फंडा यूज कर दो, चाहो तो ये तो मैंने करवा दिया, वैसे स्टेटमेंट नोट लिखाया था स्टार्ट में फर्स्ट, तो वही फंडा है, चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर दो, ये जो फंडा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंडिविजुअल, if A and B are independent then their complementary event must be independent। आना बोलो, इसका मतलब ये करना probability of A dash into probability of B dash। समझ में आ गई बात? ओके, is that clear not? This is correct, B C correct। नेक्स्ट बात करते हैं A की, क्या ये करेक्ट है? नहीं है। probability of B by A कितना अच्छी, probability of B not probability of B minus A। probability of this will not depend on क्या A पर डिपेंड करेगा? कभी नहीं करेगा। और ये क्या बोला, A पर डिपेंड करना चाहिए, हाउ कैन बी पॉसिबल? माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसने बोला भाई साहब ए को घटा दो, तो कैसे पॉसिबल है भैया, नॉट पॉसिबल ना। आगे आ जाओ, बी स्टेटमेंट की बात करते हैं। ओहो, बी स्टेटमेंट क्या, उसको मैं बता दूं, बी स्टेटमेंट देखो, बी स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम्हें। क्या बनाना पड़ेगा? वेन डायग्राम। थोड़ा वेन डायग्राम आगे देख लेते हैं, इसके लिए तो वेन डायग्राम स्टडी करनी पड़ेगी। ये भैया है एस, इनका नाम क्या है एस। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, हाँ गया मार्कर। इसने क्या बोला देखो, ए डैश, ए डैश ये कंप्लीट होगा कि ए डैश, दिस इज ए डैश, ठीक है। ए डैश ये कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, बी डैश की। बी डैश के लिए देखो ये वाला फंडा है क्या, ये कंप्लीट फंडा क्या आएगा, बी डैश, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब तुम्हें अगर मैं ए डैश में से बी डैश घटाऊं, ए डैश इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग पार्ट और बी डैश इसको छोड़ के, तो यानी कि ए डैश में से, ए डैश इसमें से इस पार्ट घटाऊंगा, मतलब ये वाला पार्ट घटाऊंगा, तो ओनली ये बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस बी डैश कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये वाले भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश से बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ए डैश मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, एक तो आता सेट
नंबर ऑफ आउटकम्स, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिफरेंस बहुत आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज रॉन्ग आंसर, ओके। सो बी, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, ओके। आइए तो समझ में आ गया। वेन डायग्राम बनाना सीख लो, जिसको वेन डायग्राम बनाना आ गया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। कोई दिक्कत होगी? अच्छा, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा, राइट है कि नहीं। हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी जेई 2011, आईआईटी जेई 2011, उस टाइम पर इसको आईआईटी जेई बोलते थे। 2013 के बाद ये कन्वर्ट हो गया जेई एडवांस में, ओके। 2012 के बाद, 2013 में आया था। क्वेश्चन लिखो, लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बी टू independent events, okay, be two independent events. The probability that exactly one of them occurs, exactly one of them occurs is 11 by 25, okay, and the probability none of them occurs, and the probability none of them occurring is 2 by 25, ठीक है ना। If T denotes the probability of occurrence of the event T, of occurrence of event T, ठीक है ना। देन आगे इसका मतलब चार स्टेटमेंट करेक्ट चेक करने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T is 4 by 5 and B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B is 3 by 5, okay। B option, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is 1 by 5 and probability of event F is 2 by 5। समझ में आ गई बात। C कितना है, probability of event E is 2 by 5 and probability of event F 1 by 5, okay। Next, D option, probability of event E is 3 by 5 and probability of event F is 4 by 5। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। वेन डायग्राम बनाऊं मैं इसका, देखो एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट का मतलब होता है वेन डायग्राम। देखो ये एस, ये ए, ये बी, एग्जैक्टली ए मतलब ए होना चाहिए बट बी नहीं, तो मतलब ए होना चाहिए बट बी नहीं, ये वाला पार्ट, ये नहीं, इसमें बी भी आ गया। दूसरा बात, ऐसा भी तो हो सकता है उल्टा, बी होना चाहिए बट नॉट ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये फंडा क्या आ गया, ये फंडा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो यानी कि यहां पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये तो आ गया ओनली ए बट नॉट बी। उल्टा भी तो हो सकता है, बी बट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बट नॉट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया भाई, कितना आ गया मैंने 11 by 25, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो यहां से आ गया फंडा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो कितना, 11 by 25। देखो एग्जैक्टली वन इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होती है
एग्जैक्टली वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए, मतलब ए बट नॉट बी, यहां पर बी बट नॉट ए, लेकिन एग्जैक्टली वन मतलब हो सकता है ए ना हो बी हो बट ए ना हो। इसका फंडामेंटल क्या लगा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका लगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो तो किया है, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। ये डैश का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये वाला डैश का मतलब नॉट ए, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट बी, रटेगी कोई दिक्कत। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक कहानी और रहेगी तुम्हारे पास। एक कहानी क्या रहेगी कि साहब एक चीज और बोला, नन ऑफ देम, कोई भी ना हो, तो इसके लिए एटलीस्ट वन को घटा दो, किसमें से, वन में से। नन ऑफ देम आगे घटेगी, एटलीस्ट वन को घटा दो, किसमें से, नन ऑफ देम में से। या फिर ऐसे कर दो, किसी के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर वन माइनस, एक ही बात है, कितना है 2/25। समझ में आ गई बात। तो यहां से देखो एक बार थोड़ा सा यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा इसको कर देता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना है 2/25, ठीक है ना। यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 11/25 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से लिखो 1 माइनस कॉमन लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। कितना 2/25। इज दैट क्लियर नॉट? आई होप तुम समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके हाँ जी, इसकी वैल्यू आंसर कर दो, कितना आ गया 11/25, 1 माइनस 11/25 माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना आ गया 2/25। तो ये कितना आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो 1 माइनस ये कितना आ गया 14/25 माइनस 2/25, 12/25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट पता चल गया, कैसे, ये रॉन्ग पता कैसे किया सर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। तो देखो किसमें ए इंटू बी इसके बराबर आ रहा है, बैठेगी नहीं। ये कितना है 12/25, तो देखो एक तो इसमें आ रहा है 4/5 इंटू 3/5, कितना है 12/25। सिमिलरली सी एंड बी। ओके समझ में आ गया। अब एक कहानी और कर लेते हैं, यहां से ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको इधर भेज दूं, तो ये कितना आ गया 11/25 प्लस ये कितना है, ये टोटल है 12/25, 24/25। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 35/25। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां से P और PB निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P एंड P। तो कैसे निकालो, देखो ध्यान से, एक तरह से इनको दो रूट्स मान लो, दो रूट्स का सम, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालता हूं, और वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, रूट्स निकाल लूंगा। तो रूट ही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस 35/25 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 12/25 इक्वल टू कितना 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे, x की दो वैल्यू आएंगे, वही क्या होगा रूट, तो x² माइनस ये कितना आ गया 25x² माइनस 35x प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। ओके तो यहां से निकाल देना, यहां से P x मतलब x में PA मान लो, x मतलब PA, दो वैल्यू आएगी इसकी 20, एक तो आएगा 4/25, दूसरा आएगा और 3/25, ठीक है ना। और जब x PA 4/25 होगा तो B कितना होगा, सम का सम वैल्यू के माने
तो पीवी निकाल सकते हो। ये कितना केवल 35/25, तो ये आएगा पीवी, या तो आएगा जब ये 4/25 तो आएगा 3/25, और कौन सा आएगा, ये आएगा 4/25, ठीक है ना, 4/5 सॉरी 4/5 3/5, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। तो मेज कौन कौन सा कर रहा है, ए एंड डी, बोथ ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। ओके, आई होप तो समझ में आ गया क्वेश्चन, राइट है कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन जरूरत है, बाकी तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट देखो कि हाँ भाई क्यों फालतू में जाना है मुझे, दोनों का प्रोडक्ट किस किस का आ रहा है, किस किस का देखो प्रोडक्ट, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, किस किस का मेरा प्रोडक्ट ये आ रहा है 12/25, ठीक है ना, बिकॉज इंडिपेंडेंट डिवाइड है तो तुम डायरेक्ट कर दोगे ए एंड डी, तो ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा करा दिया कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाय द वे इसकी जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट बोल सकते हो हाँ भाई ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, ओके, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट का फंडा बोला है। ओके, तो आइए तुम समझ में आ गया, क्वेश्चन थोड़ा इजी था, जेई एडवांस सॉरी आईडी 2011। ओके, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में शायद मैं आई विल स्टार्ट द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो ये सारा फंडा तुम पढ़ लेना, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जो कंसेप्ट है बहुत टिपिकल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेकिन है इंटरेस्टिंग, मजेदार है, इतना टफ नहीं होने दूंगा मैं, टेंशन मत लो, समझ में आएगा सब तुम्हें, लेकिन उसके लिए ये है कि जो प्रीवियस कंसेप्ट है ना इस वीडियो तक वो सारा आना चाहिए, राइट है, तो वीडियो कंप्लीट देखो और जो डीपी मिलेगी उसको सॉल्व करना उसको, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी, एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।